शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, वो खबर जिसका पूरे दिन आपको इंतजार रहता है कि आज श्रद्धा के मामले में पुलिस को क्या मिला है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस को क्या श्रद्धा का सिर मिल गया है। उससे पहले मैं आपको बताऊं आज ये भारत की बात है में क्या है खास, ये सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पुलिस आज श्रद्धा के मामले में दिन भर पूछताछ करती रही, आफताब से सवाल जवाब और उसे ले जाती रही, लेकिन आपको बताऊंगा क्या बताने जा रहे हैं खास। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या श्रद्धा का सिर मिल गया है, इस पर बड़ी खबर। आफताब का नार्को में क्या सवाल होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। 50 सवालों की लिस्ट है, 17 हड्डियां और 12 सबूत मिल गए। अगली बड़ी खबर, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा योगी से डरकर, यह देखिए जरा तस्वीर, आज अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के चरण छू लिए तो योगी का डर जो अखिलेश चाचा के चरणों पर आ गए। अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाऊंगा कि मौलाना की 1000 गर्लफ्रेंड और 8000 साल की सजा हुई है। बीच में मौलाना दिख भी नहीं रहे होंगे, इतनी लड़कियों के बीच में घिरे हैं। अगली जो बड़ी खबर होगी, फीफा शुरू हो गया है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का। फीफा में जाकिर नायक मेहमान है। भारत का भगोड़ा प्रतिबंधित जाकिर नायक को फीफा में उपदेश देने के लिए बुलाया गया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क आते हैं। तो आइए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि क्या श्रद्धा का सिर मिल गया है। पुलिस को श्रद्धा के सिर की तलाश थी शिद्दत से, पुलिस सबूत खंगाल रही है, पुलिस को श्रद्धा का सिर और खोपड़ी ढूंढनी थी, क्या वो मिल गई। अगली तस्वीर दिखाई, तस्वीर के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। ये जंगल आप देख रहे हैं, ये गुरुग्राम का जंगल है। यहां जो आपको 1 2 3 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं, ये पुलिस के अधिकारी हैं जो अंदर तलाश कर रहे थे जंगल के अंदर। छतरपुर ये गुरुग्राम का जंगल है, गुरुग्राम का जंगल जहां आफताब का ऑफिस था। क्या ऑफिस के पास कुछ फेंका था, और हाथ में जो आपको सफेद थैले में जो आपको नजर आ रहा है, बताया जा रहा है श्रद्धा के सिर का हिस्सा है। क्या पुलिस को श्रद्धा का सिर मिल गया है, और सिर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए जरा। दिल्ली पुलिस पिछले 1 हफ्ते से श्रद्धा का सिर खोज रही थी। क्या पुलिस को श्रद्धा का सिर मिल गया है? पुलिस जंगलों में सिर को तलाश रही थी। आज गुरुग्राम के जंगल पहुंची दिल्ली पुलिस के हाथ एक पैकेट लगा है। क्या पुलिस को इस पैकेट में श्रद्धा का सिर मिल गया है? अगर श्रद्धा का सिर या उसका कोई हिस्सा पुलिस को मिल चुका है तो पुलिस श्रद्धा की मौत को साबित कर पाएगी। पुलिस को सिर के हिस्से का जबड़ा मिला है, जिसे पुलिस जांच के लिए भेजेगी। और आइए, अगर श्रद्धा का सिर मिल चुका है या सिर का हिस्सा मिल गया है तो अब पुलिस को क्या करना है, मैं आपको सीधे एफएसएल की लैब में लेकर चलता हूं और बताता हूं आखिर होगा क्या। ये आप देख रहे हैं, कुछ एफएसएल की लैब इस तरह की होगी। ये वो चीजें जिसके जरिए जांच की जाएगी। अगर सिर मिल गया है, अगर खोपड़ी मिल गई है, खोपड़ी से जुड़े हिस्से मिल गए हैं, तो आखिर क्या होगा। यह श्रद्धा केस में अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। अगर पुलिस के हाथ यह लग चुका है, पुलिस श्रद्धा केस में पुलिस के हाथ यह बड़ा सबूत लगा है, श्रद्धा का सिर, कटा सिर मिलने का दावा किया जा रहा है। क्या वाकई मिल गया है पुलिस को? पुलिस को सिर का एक हिस्सा मिला है बताया जा रहा है। इस हिस्से में क्या है? गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 से जबड़ा मिला है बताया जा रहा है, यानी सिर के नीचे का हिस्सा जबड़ा मिल गया है। दिल्ली पुलिस को सिर की तलाश थी अब तक, और आफताब का जो पिछला ऑफिस था गुरुग्राम में, उसी ऑफिस के जंगल के पास यह मिला। पुलिस को जंगल में एक पैकेट मिला, उस पैकेट के अंदर ये चीजें रखी। इसी पैकेट में श्रद्धा के सिर होने का दावा किया गया। हर रात एक टुकड़ा फेंकने जाया करता था आफताब, 6 महीने तक यही करता रहा, और 18 दिन तक हर रात श्रद्धा के टुकड़े फेंकने का दावा किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में भी देर रात
जाते हुए आफताब नजर आया है। श्रद्धा का जबड़ा जो है वो बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसलिए जांच में भी परेशानी आएगी। जबड़े को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक टीम पता लगाएगी ये क्या श्रद्धा का ही जबड़ा है। डीएनए टेस्ट के लिए शरीर से कुछ सैंपल लिए जाते हैं, खून, बाल या त्वचा से इसकी जांच होती है। तो श्रद्धा के पिता के डीएनए से इसको मिलाया जाएगा कि यह श्रद्धा का ही है या नहीं। आपको याद होगा शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री डीएनए टेस्ट के जरिए ही सुलझी थी और शीना की हत्या के बाद उसके शव को उसकी मां ने जला दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर जबड़ा मिल गया है और ये श्रद्धा का ही है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पुलिस जंगल जंगल घूम रही है। पुलिस न सिर्फ गुरुग्राम के जंगल गई, एक और बड़े जंगल गई, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं छतरपुर के जंगल, जहां से प्लास्टिक के बैग मिले। हाथ में आप देखिए थैला है पुलिस के हाथ में आपको थैले नजर आ रहे हैं। ये थैलों में क्या है, सवाल ये है। 2 थैले काले रंग के नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं कि पुलिस जब पहुंची, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, रिक्रिएट किया है पुलिस ने वहां पहुंचने के बाद, यानी पूरे घटनाक्रम को, पूरे हत्याकांड को फिर से रिक्रिएट किया है। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। फॉरेंसिक की टीम भी अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। देख रहे हैं फॉरेंसिक टीम पुलिस की टीम के साथ पहुंच रही है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है। ये आफताब के घर की गली आप देख रहे हैं। आफताब के घर भी पहुंची पुलिस और आज घर से कुछ चौंका देने वाली चीजें बरामद हुई। आफताब के कुछ बड़े खुलासे, जब टीम आफताब के घर पहुंच रही है, हर रोज कुछ नया मिल रहा है। आज आफताब के घर से क्या मिला है यह आपको बताता हूं कि आफताब के घर में जब पुलिस पहुंची तो पहले सीन को रिक्रिएट करना, उसके बाद कुछ और चीजें जो घर में छूट गई वो चीजें आफताब के घर पर लाकर रखना। यह आप देख रहे हैं आफताब का घर। आफताब का घर पुलिस पहुंची इन्वेस्टिगेट करने। दिल्ली के छतरपुर वाले फ्लैट में पहुंची थी पुलिस और आफताब के साथ 3 घंटे तक इसी फ्लैट में रही है पुलिस ने क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया कि कैसे आफताब ने जो है हत्या की, हत्या करने के बाद वॉशरूम में बॉडी रखी, बाथरूम में, उसके बाद फ्रिज में, अलमारी में रखी। श्रद्धा की हत्या कैसे की इसका पता लगाया यहां आने के बाद आफताब ने। लेकिन इस पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा किया। श्रद्धा की 3 फोटो को रसोई में जला दिया। रसोई में आपको नजर आ रहा है 3 फोटो जला दी रसोई में। यह आफताब ने बताई है। सोचिए श्रद्धा से इस कदर नफरत करने लगा था कि श्रद्धा की तस्वीरों को भी इसने जला दिया। दोनों के बेडरूम में लगी थी श्रद्धा की 3 तस्वीरें और पुलिस 2 काली पॉलिथीन में सामान लेकर यहां से लौटी है। आफताब के फ्लैट से चापड़ जिससे काटा है शव को, वो भी मिलने का दावा किया गया है इसी घर से। फ्लैट से श्रद्धा के कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं, यह भी जानकारी मिली है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस कुछ और जंगल गई। कौन से जंगल ये मैं आपको बताऊंगा। मेहरौली के जंगल आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं रात का वक्त है। अभी आज की तस्वीरें, अभी 2 घंटे पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम, ये देख रहे हैं लाठी डंडों के साथ खोज कर रही है। ये एक खास जगह है जहां पुलिस बार बार जा रही है। क्या इसी जगह, क्योंकि आफताब ने मुझे लगता है ये हिंट दिया है, ये बताया है कि इसी जगह उसने शव के टुकड़े फेंके। पुलिस बार बार यहां जा रही है, खुदाई कर रही है, आसपास इर्द गिर्द ढूंढ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है। आफताब ने अगर बताया कि यहां फेंका है, मुझे इल्म नहीं, 6 महीने पहले फेंका था, अब याद नहीं, तो फॉरेंसिक की टीम वहां जाकर, पुलिस टीम जाकर वहां सबूत जुटा रही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ जंगल नहीं, सिर्फ घर नहीं, पुलिस जंगल और घर से निकलकर आज एक नई जगह पहुंची। वो नई जगह कौन सी है? एक तालाब। ये देख रहे हैं भारी भरकम तालाब जो आपको नजर आ रहा है। बताया जा रहा है अगर सर का एक हिस्सा जबड़ा मिल गया है, पूरी खोपड़ी इस तालाब में, इस तालाब में पूरी खोपड़ी है। अगली तस्वीर दिखाइए। इस पूरे तालाब से पानी को खाली कराया जाएगा, पानी निकाला जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, लोगों को आप देख रहे हैं, टैंकर पहुंचा हुआ है, टैंकर के जरिए पानी निकाला जा रहा है। बाकायदा पूरे इंस्ट्रूमेंट उपकरण के साथ पहुंची है टीम कि तालाब से पानी निकालने के लिए पहुंची है। क्या तालाब में ही खोपड़ी है? क्योंकि तालाब से पानी निकालने में अभी वक्त लगेगा। तो आखिर तालाब से अगर खोपड़ी निकल आई तो पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन और आसान हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा तालाब। ये आपके सामने आ गया तालाब और आप देखिए इस तालाब को खाली कराना है।
जिप थोड़ा ऊपर लेकर आइए। छतरपुर के मैदान गली में तालाब में तलाशी हो रही है और आफताब से ने तालाब में शव का हिस्सा फेंका है। पुलिस पूछताछ में खुलासे के बाद एक्शन हुआ है और मैदान गली में आपको बताऊं कि तालाब को खाली कराया जा रहा है। इस पूरे तालाब को खाली करा लिया जाएगा। दोनों तरफ आपको पुलिस भी नजर आ रही है। जूम इन कीजिए और इसको जिप को ऊपर लेकर आइए। गोताखोरों को भी पुलिस ने मौके पर बुलाया है और नगर निगम के कई टैंकर मौके पर मौजूद हैं। 10 फीट तक गहरा है मैदान गली का यह तालाब, 10 फीट गहरा है। तालाब में हत्या से जुड़े बहुत अहम सबूत मिल सकते हैं। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी अभी गायब है। क्या हथियार भी इसी में है तालाब में? सर भी इसी तालाब में है। नार्को टेस्ट से पहले पुलिस दरअसल सबूत जुटाना चाहती है। यह वजह है कि इस तालाब को खाली कराना है। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे सहयोगी वैभव जो इस तालाब पर मौजूद थे जब पुलिस वहां पहुंची और उनकी रिपोर्ट देखिए जरा वैभव की। कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। इस तालाब के चारों तरफ का मुआयना किया जा रहा है कि कैसे इस तालाब के पानी को जो है वो बाहर निकाला जाए। चुनौती बड़ी जरूर है लेकिन सबसे बड़ी बात है कल आफताब का नार्को टेस्ट करवाना है। नार्को टेस्ट से पहले इस तालाब को लेकर जो बड़ी चुनौतियां आई थी उन चुनौतियों से निपटने की अब लगातार कोशिशें करते हुए एक बार निशांत ये तालाब दिखाएगा क्योंकि इसी तालाब में ये दावा किया जा रहा है जैसा कि आफताब की निशानदेही पर अब इस तालाब को जो है वो खाली करने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। बड़ी चुनौती समझे जा सकता है क्योंकि इस तालाब में पानी है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये तालाब तकरीबन 10 फीट तक गहरा है। तो तालाब में भी ढूंढ रही है पुलिस, जंगल में भी ढूंढ रही है, घर में भी ढूंढ रही है और आफताब को भी लेकर पुलिस आज पहुंची जंगल एक और जंगल में आफताब को लेकर पहुंची। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए सर पुलिस की टीम। अब आप सोचिए कितना बड़ा जंगल है। बताया जा रहा है 50 से 60% जंगल घूम चुकी है पुलिस और इससे ज्यादा ये 70 से 80 भी हो सकता है लेकिन अब तक बहुत कुछ नहीं मिला। आफताब को लेकर पहुंची जंगल में, ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर दिखाइए जरा। अब हिमाचल में जाकर दरअसल आफताब और श्रद्धा रुके थे तो उस हिमाचल के गेस्ट हाउस में, इसी गेस्ट हाउस में दोनों रुके थे और यहां पहुंची पुलिस, पूछताछ की, सवाल जवाब किए कि आखिर किस तरह के रिश्ते थे, क्या यहां भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यहां आफताब कब आया, किस वक्त आया, क्या करता थे दोनों, ये सारी इंफॉर्मेशन जुटा रही। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं उससे पहले आपको बताता हूं कि कैसे आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है। कभी बता रहा है जंगल में फेंका, कभी बता रहा है तालाब में फेंका, कभी बता रहा है घर में कुछ है, कभी गुरुग्राम में कुछ है। यानी जितने सवाल हैं आफताब हर सवाल पर पुलिस को अब तक गुमराह कर रहा है। देखिए कैसे आफताब पुलिस टीम को अब तक सच नहीं बता रहा। सनकी आफताब बार बार अपने बयान बदल रहा है। पहले आपको याद है, पहले कहा श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, उसके बाद अब कह रहा है 17 से 18 टुकड़े किए, 35 नहीं किए। पहले श्रद्धा की हत्या से इनकार कर दिया कि मैंने हत्या नहीं की, श्रद्धा रिश्ता तोड़कर घर से चली गई थी और किराए के घर को श्रद्धा ने छोड़ दिया था। अब मुझे नहीं पता श्रद्धा कहां है, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की जो कहानी थी वो गुमराह करने के लिए बनाई थी। पुलिस को सही से जानकारी नहीं दे रहा है। कभी जंगल तो कभी तालाब में शव फेंकने की बात करता है। शव को अलग अलग फेंका ताकि सबूत जमा ना हो पाए और श्रद्धा का फोन मुंबई जाकर फेंक दिया। अपना फोन, आफताब ने अपना फोन खुद बेच दिया। केस कमजोर करने के लिए हथियार को भी छिपा दिया है। आफताब ने पुलिस से बचने के लिए सबूत मिटा दिए हैं। तो अब सवाल यह है, एक सवाल सभी के जहन में आ रहा होगा, क्या आफताब कभी पकड़ा जाएगा? क्या श्रद्धा का कातिल आफताब को सजा मिल पाएगी? आरुषि मर्डर केस सभी को पता है, किसी को सजा नहीं मिली इस केस में, सब बेगुनाह साबित हो गए। इस मामले में भी सबूत नहीं मिल रहे हैं तो कहीं आफताब बेगुनाह तो नहीं हो जाएगा। हमारे साथ पूर्व एसीपी वेदभूषण जी जुड़ रहे हैं। वेदभूषण जी, मेरा सवाल यही जो दर्शकों से मैंने कहा, कहीं आरुषि जैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी इस मामले में भी कि किसने मारा पता ही नहीं? आफताब कितना भी चाहे, कितना भी अपना रूप अपना ले, परंतु अब वो दिल्ली पुलिस की शिकस्त में है। आरुषि तलवार जैसा ये केस नहीं हो सकता क्योंकि आरुषि तलवार में फैक्ट कुछ और थे, हालात कुछ और थे। और दूसरा, जो सीबीआई में आरुषि केस की ट्रांसफर की गई थी इन्वेस्टिगेशन, उससे साबित हुआ
कि यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही सुप्रीम थी। आपको याद होगा सुशांत राजपूत केस के अंदर भी ऐसे ही हशर हुआ था। जो बॉम्बे पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो अल्टीमेट इन्वेस्टिगेशन थी और आज भी सीबीआई उसी लाइन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी, तो आप वेदभूषण साहब को सुन रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं कितनी हड्डियां मिल गई हैं पुलिस को, क्या क्या सबूत मिले ये आपको बताते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो क्या क्या मिला है। श्रद्धा के शव की 17 हड्डियां अब तक मिल चुकी हैं। हाथ की कलाई और कोहनी के बीच की जो हड्डी है, यानी कलाई और कोहनी के बीच की जो हड्डी है, वो हड्डी मिल गई है। जांग की हड्डी बरामद कर ली है पुलिस ने। घुटने की हड्डी भी जंगल से मिल गई है। कमर की हड्डी भी पुलिस को मिली है और छतरपुर के जंगल से ये सभी हड्डियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। लेकिन ये क्या श्रद्धा की ही हड्डी है? अब सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसकी जांच होगी। सभी का डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए जांच के बाद ही पता चलेगा ये श्रद्धा की हड्डियां हैं या नहीं, क्योंकि वो जंगल है, वहां जानवरों की हड्डियां भी हो सकती हैं। आइए अब हमारे सहयोगी विवेक की रिपोर्ट देखिए। जंगल में जहां से 17 हड्डियां पुलिस को बरामद हुई हैं, वहां से विवेक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन्हीं जंगलों में आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करके फेंके थे। इन्हीं जंगलों से पुलिस ने तकरीबन 7 दिन तक लगातार छानबीन करने के बाद 17 हड्डियां बरामद की हैं। कहा यह जा रहा है कि ये हड्डियां मानव शरीर की हैं। हालांकि ये जांच पड़ताल का विषय है कि ये हड्डियां वाकई में किसी मानव शरीर की हैं और श्रद्धा की है या नहीं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इन हड्डियों के बरामदगी से कम उस बात को लेकर तो यहाँ पर तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें आफताब ने पुलिस की पूछताछ में ये कबूल किया था कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया और उसके शव के टुकड़े करके इन्हीं महरौली के जंगलों में फेंके हैं। तो पुलिस आखिर कैसे दोषी साबित करेगी आफताब को, आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस ने क्या क्या सबूत जुटा लिए हैं। ये सबूत क्या आफताब को दोषी सिद्ध कर पाएंगे? देखिए क्या क्या सबूत मिले अब तक। सबसे पहली चीज है आफताब का कबूलनामा। अपना बयान बदल भी सकता है, लेकिन अभी उसका कबूलनामा पुलिस के पास है। आफताब के घर से श्रद्धा का एक बैग मिला है जो यह साबित करेगा कि श्रद्धा इसी घर में रहती थी। किचन में मिले खून के धब्बे। अब खून की जांच से पता चलेगा वो श्रद्धा का ही खून है, तो हत्या घर में ही हुई। जंगल में मिले शव के टुकड़े, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है आफताब के जाने का, उसी जंगल में गया और श्रद्धा के ही शव के टुकड़े हैं, तो यह साबित होगा कि आफताब ने ही टुकड़े फेंके। श्रद्धा का कटा सर मिलने का दावा किया जा रहा है और जबड़ा मिलने का दावा किया जा रहा है। आफताब को चाकू बेचने वाले का बयान, यानी वो आरी जिससे श्रद्धा का शव काटा गया, उस आरी को खरीदा जिस शख्स से, जिस दुकानदार से, उसका एक बालिया बयान। फ्रिज का बिल, जिस फ्रिज में शव के टुकड़े रखे, फ्रिज जिसने बेची, उस फ्रिज वाले का बयान है। कॉल रिकॉर्ड्स हैं और लोकेशन से जुड़े डेटा है कि आफताब कब कहां किस वक्त मौजूद था। श्रद्धा के बैंक अकाउंट की डिटेल है, क्योंकि आखिरी वक्त में श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब ने 54,000 रुपए श्रद्धा के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। श्रद्धा के पिता का बयान है, दोस्तों का बयान है कि मारपीट करता था। आफताब का इलाज करने वाले बयान है डॉक्टर का, जब श्रद्धा को आरी से काटा उसके बाद खुद भी आफताब के जख्म हो गए थे, जिसमें टाके लगवाने के लिए, स्टिचेस के लिए वो डॉक्टर के पास गया। अब है डेटिंग ऐप बम्बल का डेटा, जिसके जरिए लड़कियों से दोस्ती करता था, उस ऐप के जरिए भी जानकारी जुटाई गई है। अब मैं आपको बताता हूं, कल बहुत बड़ा दिन है। अगर कल आफताब का नार्को होगा, यानी जो झूठ बोल रहा है वो झूठ सबके सामने आ जाएगा। ये वो हॉस्पिटल है जहां आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। ये दिल्ली के रोहिणी में है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल। यही एक विभाग है जिसमें आफताब को लेकर आया जाएगा और उसका नार्को टेस्ट होगा। तो नार्को में वो सारे झूठ निकलकर सामने आएंगे, पुलिस को कैसे गुमराह कर रहा है और सच क्या है, आखिर क्यों मारा श्रद्धा को, उसके बाद शव के हिस्से कहां फेंके, ये सब कुछ ऐसे नार्को टेस्ट ऐसे होता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से चीजें लगाई जाती हैं नार्को में। आफताब श्रद्धा की मौत का सच नार्को में बताएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिक इस दौरान वहां मौजूद होंगे। आफताब को आधा बेहोश किया जाएगा, यानी पूरी तरह से होश में नहीं होगा। नार्को में क्या करते हैं, ट्रुथ सीरम इंजेक्शन दिया जाता है, यानी सवाल जवाब से पहले इसे एक इंजेक्शन दिया जाएगा
आफताब को कुछ दवाइयां भी दी जाएंगी और दवा के असर से आदमी सच बोलने लगता है। ये जो अब तक झूठ बोल रहा है वो पकड़ जाएगा। ऐसे हालात में क्या होगा, जब आधा बेहोश होगा तो सवाल जवाब शुरू होंगे। नार्को टेस्ट को कबूलनामा कोर्ट में नहीं माना जाता। पुलिस एविडेंस जुटाने के लिए नार्को टेस्ट करती है। सच सामने आएगा तो पुलिस तफ्तीश करेगी और सबूत जुटाएगी। पुलिस की जांच का हिस्सा माना जरूर जाता है। नार्को टेस्ट की पूरी वीडियोग्राफी होगी, क्या सवाल किए गए, इसने क्या जवाब दिए। साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दी है। अब आपको बताते हैं, पुलिस 40 से 50 सवाल करने वाली है आफताब से। सवाल क्या क्या होंगे? सवाल ये होंगे कि क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की? पहला सवाल, क्योंकि शुरुआत में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवाल जो आसान है। उसके बाद तुमने श्रद्धा को कब मारा, क्योंकि अब तक डेट भी ये सच बता रहा है या झूठ कोई नहीं जानता। तुमने श्रद्धा को क्यों मारा, वजह क्या है, ये पुलिस पूछेगी। तुमने श्रद्धा को कैसे मारा? अब इसमें कुछ, अब तक जो इसने कहानी बताई इसमें कुछ छिपा तो नहीं रहा, पुलिस ये भी जानेगी। क्या तुमने श्रद्धा का गला घोटा था? क्या तुमने उसकी बॉडी को काटा था? इससे जुड़े जो तथ्य हैं ये भी कि क्या अकेले आफताब ने इस मर्डर को अंजाम दिया या कोई और साथ में भी था? शरीर के कटे हुए हिस्सों को कहां कहां फेंका, यह एक सच सामने आएगा। क्या तुमने मर्डर वाले दिन चरस या ड्रग्स लिया था? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स भी लेता था। मर्डर के बाद तुमने फ्लैट कैसे साफ किया आखिर? और मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? क्या तुमने श्रद्धा की पिटाई भी की थी? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब आफताब से लिए जाएंगे। और एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धा का सिर तुमने कहां फेंका, संभव है ये सवाल भी इसमें शामिल होगा। आइए, तो पुलिस, दिल्ली पुलिस की कैसे गश्त बढ़ गई है, मुंबई पहुंच गई। दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंची है आगे के इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए। आफताब के दोस्त को बुलाया, अगली तस्वीर दिखाइए। आफताब के दोस्त को पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है मुंबई में। आफताब के बारे में, ये उनके दोस्तों को आप देख रहे हैं, जब पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब श्रद्धा और आफताब दोनों के दोस्तों से सवाल जवाब हो रहे हैं। उनके दोनों दोस्तों को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 2020 में उनको हेल्प चाहिए था। जब मैंने उनको हेल्प किया था तो वो हेल्प के दौरान जब वो पेन में थे, मैं उनको एक हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ से उनको प्रिस्क्राइब ड्रग चाहिए था। वो उसके बाद मैंने उनको हेल्प, वो जो कंपनी के लिए काम करती थी वही कंपनी में मेरा भाई भी काम करता था, जिसके वजह से श्रद्धा ने अपने मैनेजर को कांटेक्ट किया था जब वो हादसा उनके साथ हुआ था। एक्चुअली वो कंपनी के मैनेजर ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि श्रद्धा आपके एरिया में रहती है, आप उनको प्लीज़ हेल्प कर लीजिए। कि हमारी बिल्डिंग का लड़का निकला और उसने पूरा एक गलत कांड कर दिया उसने, जो एकदम गलत है। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब चीज़ का एक सॉल्यूशन रहता है, चाहे कितना भी तुम किससे भी कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन एक बात करने का एक तरीका होता है। अगर बात करते तो ये शायद ये कदम उसको ना उठाना पड़ता। मैं तो यही डिमांड करूँगा कानून से कि उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद, वो अपने कानून के ऊपर है। अब आपको बताने जा रहा हूं, हर शख्स ये सोच रहा है कि आखिर आफताब के माँ बाप कहां हैं, आफताब का परिवार कहां है, किसी ने नहीं देखा। पुलिस भी ढूंढ रही है। देखिए जरा, परिवार के बारे में शिद्दत से तलाश हो रही है कि परिवार कहां गुमशुदा हो गया। आफताब का पूरा परिवार दरअसल गायब है, नहीं पता कहां गया। वॉल पर ग्राफिक दीजिए। परिवार कहां शिफ्ट हुआ है किसी को नहीं पता। घर छोड़ने से पहले पुलिस को सूचना नहीं दी गई। परिवार को आफताब की करतूत की कोई जानकारी थी या नहीं, यह पूछताछ में पता चलेगा। पुलिस को शक है कि परिवार सब कुछ जानता था और जानबूझकर परिवार गायब है। पूरा परिवार जल्दबाजी में कहीं शिफ्ट हुआ है। वसई के फ्लैट में रहता था आफताब का परिवार और फ्लैट छोड़कर भाग गया। मर्डर के बाद भागा, मर्डर की जानकारी थी इसलिए भागा, पुलिस की पकड़ से दूर रहने के लिए भागा। परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई है। घर शिफ्ट होने के बाद के वक्त आफताब वहां मौजूद था और श्रद्धा के पिता रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से गायब हैं। परिवार से संपर्क करने की कोशिश में पुलिस है और मानिकपुर पुलिस भी संपर्क नहीं कर सकी है। मुंबई में दिल्ली पुलिस की 2 टीमें पता लगा रही हैं। आफताब के घर के पड़ोसियों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। आफताब की जो मां है वो हाउसवाइफ है, पिता जूतों का कोई काम करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आफताब के परिवार के बारे में है। अब जरा सुनिए पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्योंकि पुलिस भी आफताब के परिवार को ढूंढ रही है। जी, आमीन पूनावाला इस वक्त कहाँ पे है सर? नहीं बता सकते इन्वेस्टिगेशन सर
अच्छा, आमीन पूनावाला से कोई संपर्क हुआ है सर आपका अभी तक? इतना बता दीजिए। आमीन पूनावाला जो आफ्ताब के पिताजी है, क्या उनसे संपर्क हुआ है मनीष सर आपका? मनीष सर, आप कितने दिन और रहेंगे मीरा भाईंदर और ये मुंबई में कितना, कब तक रहेगी दिल्ली पुलिस? ठीक है। तो रिपोर्टर दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको सुनवाता हूं घर की मालकिन, क्योंकि वसई में रहता था पूरा परिवार। घर की मालकिन क्या कह रही है मुंबई की, जरा सुनिए। नहीं, क्योंकि मैं वो लोग ने खाली किया, मैंने बोला ठीक है। और कितना सामान था? आपको लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ के लायक सामान था कि हस्बैंड वाइफ ही फैमिली है? तो वो लोग खाना नहीं बनाते थे कि मैं लास्ट में वो लोग घर खाली करने के टाइम में मैं आई, वो लोग घर खाली करे, मैं अपने घर में रहने को, बस इतना ही मेरे को पता है। उन लोग से बस इतना ही बात हुई। जब मैं आई ना लास्ट में, जब इन लोग के घर में ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस इतना ही मेरे को पता है। किचन में सामान नहीं था। किचन में सामान नहीं था? बाकी हाँ 10 महीने रहे, लेकिन किचन में ज्यादा सामान नहीं था। बस आपसे भाड़े पे देने के लिए किसने, ब्रोकर के जरिए? ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर ने क्या बताया था, कौन लोग हैं? कपल बोला था। जिस तरह से दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, संभव है बहुत जल्द वो बड़े सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ होंगे, दिल्ली पुलिस के पास होंगे, जो आफ्ताब को दोषी सिद्ध करा सकेंगे और कड़ी सजा दिलवा सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, योगी से डर तो याद आए चाचा के चरण। ये तस्वीर देख रहे हैं, जरा देखिए जरा। ये तस्वीर सालों बाद देखने को मिल रही है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के पैर छू रहे हैं। यानी दोनों में बड़ी अदावत थी, गिले शिकवे थे, लड़ाई थी, सब कुछ था, लेकिन योगी का डर ऐसा है, योगी का खौफ ऐसा है, मैनपुरी में कहीं हार ना जाए, इसलिए चाचा शिवपाल के भी अखिलेश ने चरण छू लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, इससे पहले खुद चाचा शिवपाल से जाकर मिले थे अखिलेश। पहले कह चुके हैं कि चाचा को जाना है जाए, पार्टी छोड़कर हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों ये सब क्यों हो रहा है, ये रस्सा, ये जो मेहनत है अखिलेश की क्यों हो रही है, ये बताओ। अगली तस्वीर दिखाइए। क्योंकि डिंपल चुनाव लड़ रही है मैनपुरी से, डिंपल ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, इसलिए अब चाचा के भी पैर छूने पड़ रहे हैं अखिलेश को। अगली तस्वीर दिखाइए। क्योंकि योगी ने एक बहुत मजबूत कैंडिडेट को उतार दिया है मैनपुरी से, यह है डर, इसलिए अखिलेश यादव को यह खौफ है कि कहीं मैनपुरी जो विरासत से जुड़ी हुई सीट है वो हम हार ना जाएं, इसलिए चाचा को भी गले लगा लिया, उनके भी चरण छू लिए। रिपोर्ट देखिए जरा। ये वही साइकिल है जो नेताजी ने अपनी पार्टी को देने का काम किया। मैदान सज चुका है, योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, तलवारें निकल चुकी हैं, एक दूसरे को ललकारने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं? लेकिन मुलायम के गढ़ मैनपुरी में जीत किसकी होगी, इसे लेकर सस्पेंस और गहरा गया है, क्योंकि ये चुनाव डिंपल वर्सेस रघुराज नहीं, बल्कि बाबा वर्सेस बबुआ है। मतलब योगी वर्सेस अखिलेश। योगी की ताकत और मैनपुरी की जनता पर रघुराज साक्य की मजबूत पकड़ का ही नतीजा है कि अखिलेश अपने चाचा की शरण में पहुंच गए। जो अखिलेश चंद दिनों पहले तक शिवपाल यादव को घास नहीं डालते थे, वो अब शिवपाल को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और पैर भी छू रहे हैं। दरअसल अखिलेश को पता है कि इस बार मैनपुरी की लड़ाई आसान नहीं, क्योंकि 2019 में खुद मुलायम सिंह यादव यहां से किसी तरह चुनाव जीत पाए थे, वो भी तब जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए नहीं गया था। तो सवाल यह है कि क्या मैनपुरी के बहाने चाचा भतीजे की अदावत खत्म हो गई, या डिंपल को जिताने के लिए अखिलेश ने नई चाल चली, क्योंकि 2017 चुनाव से पहले भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। और अब इस बार उपचुनाव के पहले भी ऐसी ही नारेबाजी हो रही है। तो क्या वाकई चाचा और अखिलेश एक हो गए, लड़ाई खत्म हो गई है? तो योगी ने कम से कम चाचा और भतीजे को एक करा दिया, डर ही सही, खौफ ही सही। लेकिन देखिए जरा ये तस्वीर फ्रेम कराने वाली है पॉलिटिकल लोगों के बीच। योगी का डर ही सही, भतीजे ने चाचा के पैर छू लिए। इटावा में दोनों एक मंच पर दिखे दरअसल, और हुआ यह कि कार्यकर्ता सम्मेलन में दोनों साथ थे, तो इस मंच पर राम गोपाल यादव भी मौजूद थे।
यहां एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई और ताकि डिंपल को चुनाव जिताया जा सके, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है मैनपुरी में। मंच पर अखिलेश ने शिवपाल के पैर छुए, अखिलेश ने शिवपाल की तारीफ भी की मंच से, कहा दोनों के बीच अब दूरियां खत्म हो गई, अब घबराहट बीजेपी को हो रही होगी, अखिलेश ने कहा। अखिलेश की तारीफ से शिवपाल यादव भी गदगद हो गए, कहा बहू को जिताना है और बीजेपी को हराना है। नामांकन के बाद भी अखिलेश मिलने पहुंचे थे चाचा से, अपनी पत्नी डिंपल के साथ उनके घर भी गए थे, पैर भी छुए थे और आशीर्वाद भी लिया था। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं चाचा और भतीजे दोनों को, सुनिए जो बता रहे हैं कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, गिले शिकवे मिट चुके हैं, अब चाचा भतीजे साथ आ गए। सुनिए। की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलते हैं, और ये तकलीफ भाजपा के लोगों को है और रहेगी। जब भी हम यहाँ पर बैठते हो या जसमन नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, सब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और आपको अब दिखाने जा रहा हूं मैं एक सच्चाई कि अखिलेश को क्यों चाचा के पैर छूने पड़े। ये मैप देखिए, ये पूरी कहानी बता देगा, क्योंकि मैनपुरी में बहुत कांटे की लड़ाई है, नाक का सवाल है। अब देखिए जरा मैनपुरी की हकीकत। मैनपुरी में है 4 विधानसभा की सीटें, लोकसभा का उपचुनाव है, विधानसभा 4 आती है, मैनपुरी सदर, किचनी, करहल और भोगाव। अब देखिए 2 बीजेपी के पास हैं, यानी मैनपुरी सदर में जयवीर सिंह के पास है बीजेपी के पास, और नाम नरेश अग्निहोत्री भोगाव में 2 बीजेपी के पास और 2 सपा के पास है। इसलिए मैनपुरी की सीट फंस गई है, इसलिए चाचा के साथ भी आना पड़ रहा है। आइए अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो पूरी कहानी बयां करेगी। ये देखिए जरा, तब मंच पर कोई नहीं था जब चाचा अकेले बैठे थे, शिवपाल बीच की कुर्सी पर, ये देखिए राम गोपाल आए तो शिवपाल उठ गए, बीच की कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद अखिलेश आए तो फिर चाचा उठ गए और खिसक कर उधर चले गए। तो धीरे धीरे करके चाचा जो इधर बैठे थे बीच में वो किनारे पहुंच गए हैं। ये हकीकत है जो मंच ने खुद बयां कर दी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बीच में बैठ गए चाचा, और उसके बाद जब राम गोपाल आए तो उठकर किनारे हो गए, बड़े भाई आए। उसके बाद जब अखिलेश आए तो और किनारे हो गए, ये खुद बयां कर रहा है। आइए अब आपको बताता हूं। तो चाचा की जो हालत है, वो सवाल ये है क्या भतीजा वाकई गिले शिकवे मिटा चुका है या फिर से धोखा दे सकता है। देखिए जरा मैं क्यों कह रहा हूं, चाचा की हालत है कैसी वो देखिए जरा। दरअसल शिवपाल की स्थिति जो है उस फूफा की तरह है जो शादी में पूछ ना होने पर बात बात पर बिदक जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और थोड़ी पूछ हो जाए तो फिर चाचा हलवाई का काम भी खुद करने लगते हैं। चुनाव से पहले अखिलेश शिवपाल के बीच यही स्थिति थी, और एक बार तो ऐसा लगा कि शिवपाल बीजेपी में ही चले जाएंगे। मैनपुरी चुनाव में भी उनके बीच उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि शिवपाल बार बार योगी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें मौके पर साथ दिया और उनसे पूछकर डिंपल को उम्मीदवार बनाया। उनके घर जाकर पैर छुए, आशीर्वाद लिया, फिर रैली में भी बुला लिया, मंच पर बुलाकर चाचा का जमकर गुणगान भी कर दिया। तो चाचा भी गदगद हैं, वरना यही अखिलेश उन्हें पार्टी छोड़ने की बात कह चुके हैं और उन्हें विधायक दल की बैठक में भी नहीं बुलाया था, इस कदर अपमानित किया था, और ना ही उनके सवालों का जवाब देते थे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको उनके पुराने बयान सुना रहा हूं, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा ये मोहब्बत जो है वक्ती है या हमेशा के लिए। सुनिए जरा। देखिए अभी तो देखिए हम कुछ कहा नहीं जा सकता है, वैसे तो हमारी विचारधारा हमेशा समाजवादी रही है, और समाजवादी में ही हमने शुरू से 80 से लेकर के अभी तक काम किया है। तो देखिए अब ये तो परिस्थितियां जैसी भी होंगी, हमारी विचारधारा समाजवादी है। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं?
आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। सोचिए, भतीजे अखिलेश खुद कह रहे थे बीजेपी में जाने में देर क्यों कर रहे हैं, आज पैर भी छू लिए। तो सियासत में कुछ भी परमानेंट होता नहीं, कितने दिन की मोहब्बत है कोई नहीं जानता। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मौलाना है ये जो बीच में खड़े हैं, अय्याश मौलाना की 1000 गर्लफ्रेंड, सभी चौंक गए। ये मौलाना को देखिए, मौलाना को 8000 साल की सजा हुई है, 8000 साल की। ये देख रहे हैं, ये मौलाना अय्याश मौलाना धर्म का उपदेश देता था, धर्म के बारे में बताता था। और ये मौलाना की दूसरी करतूत ये है कि एक दो नहीं 1000 गर्लफ्रेंड है इन मौलाना की। और हुआ ये कि ये जेल तक चले गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, गिरफ्तार हो गए। 8000 साल की सजा हुई है इन्हें। इनके बारे में पूरी इनकी कुंडली आपको दिखाएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए जरा। तुर्की का एक मौलाना इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौलाना की तस्वीर देखने के बाद आपको लगेगा कि यह मौलाना नहीं, कोई बहुत बड़ा अय्याश है। उसकी जिंदगी किसी अय्याश से कम नहीं। मॉडर्न कपड़े पहनता था, हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था। मौलाना अदनान को तुर्की की कोर्ट ने 8000 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। मौलाना धर्म की आड़ में महल में हजारों लड़कियों को रखता था, उनका शोषण करता था। मौलाना अदनान की लाइफ स्टाइल के बारे में जब लोगों को जानकारी मिली तो लोग भौचक्के रह गए। आखिर किसी मौलाना की 1000 गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? आइए अब ये विचित्र मौलाना के बारे में आपको बताते हैं, कौन है, कहां के हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों सजा दी गई इन्हें। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये मौलाना की 1-8 दर्जन गर्लफ्रेंड है। वैसे इनकी 1000 गर्लफ्रेंड थी। तुर्की के मौलाना को, ये जो बैठे हैं आगे, 8000 साल की सजा हुई है। 8000 साल, कितना जिएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन सजा 8000 साल की हुई इनके कर्मों पर। इनका नाम है अदनान उख्तार। इन पर लड़कियों के शोषण का आरोप है और 7 से 17 साल की लड़कियों का यौन शोषण का आरोप मौलाना पर है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि मौलाना ने 1000 लड़कियों का शोषण किया। मौलाना ने लड़कियों को अपना गुलाम बना रखा था। जबरदस्ती गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती थीं और इनके घर से एक दो नहीं 69,000 से ज्यादा गोलियां मिली गर्भ निरोधक। लड़कियों को बाहरी दुनिया से मौलाना पूरी तरह से काट देता था। बाहरी व्यक्ति से कोई नहीं मिल सकता था। संगठन से बाहर जाने की सख्त मनाही होती थी। और अदनान के साथ काम कर चुकी मॉडल्स जो थी, उन्होंने यह खुलासा किया। अदनान, मॉडल्स का कहना है, अदनान उनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था और मॉडल्स ने कहा मुझे साथ आकर रहने के लिए कहता था, मुझे अपने महल में रहने के लिए बुलाता था। और अदनान ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी और अच्छी मस्त हो जाएगी। अदनान का धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं है। संगठन छोड़ने के बाद मुझे परेशान किया गया और मेरे खिलाफ मानहानि के 300 केस कर दिए गए। यह कहना एक मॉडल का जिसे अदनान ने, जिसका शोषण किया। 2011 में अदनान ने एक A9 नाम का चैनल भी शुरू किया। चैनल पर बिकिनी पहने लड़कियों के साथ डांस करता था और अदनान चैनल पर धर्म, राजनीति की बातें करता था। लेकिन अब कर्मों की सजा मिल गई है और 8000 साल की जेल। आइए अब इनके बारे में बताता हूं कि कैसे ये मौलाना फंसा, कैसे ये पुलिस के शिकंजे में आया वहां और कैसे उसके बाद इसे सजा दी गई। आपको बताऊं कि अदनान उख्तार सबसे पहले साल 1990 में दुनिया के सामने आया था। मौलाना अदनान कई सेक्स स्कैंडल में फंस चुका था। अदनान ने धर्म के साथ साथ साइंस को भी जीवन के लिए जरूरी बताया। अदनान के इस विचार से तुर्की की लड़कियों को इतना प्रभावित किया कि हजारों लड़कियां उनकी शिष्य बन गईं, उनके साथ रहने लगी। मौलाना अदनान लोगों को कट्टरपंथी मत के बारे में उपदेश देता था। वो महिलाओं को पालतू बिल्लियां बुलाता था। 64 साल का अदनान अक्सर लड़कियों के साथ
अपनी तस्वीरें साझा करता था, टीवी शो में इन महिलाओं के साथ डांस करता था। अदनान ने खुद कहा कि महिलाओं के प्रति मेरे दिल में प्यार है, प्यार इंसान की खासियत है। एक सवाल के जवाब में उसने कहा था कि मैं बाप बनने की असाधारण क्षमता रखता हूं। अदनान के संगठन में एक सीक्रेट सेल सिस्टम था जो लड़कियों पर पूरी नजर रखता था। लड़कियों को बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया जाता, किसी से मेल मुलाकात भी नहीं कर सकती थी। और इस बात का खुलासा 2017 में उसकी एक ऐशगाह से एक लड़की भागी, उसने खुलासा किया कि अदनान के ग्रुप में काम कर चुकी एक और लड़की सीलन ने कहा कि मैंने 17 साल की उम्र में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। उस समय A9 चैनल को शुरू हुए 2 साल हुए थे और मैंने 2013 में भागने की कोशिश की, मैं पकड़ी गई। वहां रहना जेल में रहने से भी बदतर है। अदनान की गिरफ्तारी के बाद जब उसके केस की सुनवाई शुरू हुई तो एक महिला ने आरोप लगाए थे कि अदनान ने कई महिलाओं के साथ रेप किया, उन्हें जबरन गर्भ निरोधक दवाओं को खाने के लिए मजबूर किया। अदालत में सुनवाई के दौरान ढोंगी धार्मिक नेता अदनान के बारे में कई हैरान कर देने वाले राज सामने आए। पुलिस को उसके घर से मिली हजारों गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि इन गोलियों का इस्तेमाल वो स्किन एलर्जी के इलाज के लिए करता है। ये इसकी हकीकत। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि मौलाना की कुछ और तस्वीरें जो आई हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, मौलाना ने खुद ही अपने दफ्तर को डिस्क बना रखा था और इसीलिए मौलाना पकड़ा गया। कैसे मौलाना को पर आरोप क्या लगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद 8000 साल की सजा हुई है मौलाना को। मौलाना पर इल्जामों की बहुत लंबी लिस्ट थी, गवाह भी बहुत ज्यादा थे। मौलाना की 1000 गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मौलाना बच नहीं सके। ये देख रहे हैं, ये मौलाना की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस ने पकड़ लिया। 2016 में पुलिस ने मौलाना अदनान के घर रेड की और रेड में वहां से कुछ नहीं मिला और मौलाना बच गया 2016 में। 18 में शिकायत के बाद पुलिस ने फिर रेड की मौलाना के घर। अदनान और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया 18 में। पुलिस ने कहा धर्म के नाम पर ये जो मौलाना है, ये आगे भी खड़े, ये गिरोह चलाता है। पुलिस ने अदनान को A9 टीवी चैनल जो था वो भी बंद कर दिया। नाबालिग लड़कियों के शोषण, यौन शोषण और ब्लैकमेल, आपराधिक गैंग, देश विरोधी साजिश के भी आरोप अदनान पर लगे हैं। 2021 में 10 अलग अलग आरोपों में इसे दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने मौलाना को पहले कोर्ट ने 1075 साल की सजा सुनाई, यानी 1000 साल से ज्यादा की सजा हुई। 16 नवंबर को ऊपरी अदालत में मामला पहुंचा तो कोर्ट ने 8658 साल की सजा सुनाई। 8500 साल से ज्यादा की सजा मिली है मौलाना को। इस्तांबुल की हाई क्रिमिनल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और अदनान पर पुलिस स्कॉलर गुलेन के समर्थन का आरोप है। गुलेन पर तुर्की में तख्ता पलट का भी आरोप लगा था। 10 अन्य आरोपियों को भी 8658 साल की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान अदनान ने कई खुलासे भी किए हैं। अदनान ने जज से कहा है और कबूल किया है कि उसकी 1000 गर्लफ्रेंड थी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मौलाना की ऐशगाह आपको ले चल रहा हूं, जहां मौलाना ऐश किया करता था, अपने लिए हरम बना रखा था, जहां लड़कियां मौलाना के लिए पहुंचती थी। ये आप देख रहे हैं किस तरह लोगों को गुमराह करके ये मौलाना के हरम की तस्वीर है ऐशगाह की। आइए बताऊं कि कैसे एक साधारण आदमी मौलाना बना और उसके बाद ये अय्याशी शुरू की। ये देखिए, अदनान 1980 में धार्मिक उपदेशक बना। पहले धर्म के उपदेश दिया करता था ये। अदनान सिलर नाम से इसने एक संगठन बनाया अपना। मुस्लिम धर्मगुरु सैयद नुरसी के विचारों से यह प्रभावित था और सैयद नुरसी इस्लाम को साइंस के साथ बढ़ाना चाहते थे। 1990 में साइंस रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत हुई और अदनान ने इस्लाम पर 300 से ज्यादा किताबें भी लिख दी। अदनान ने कहा कुरान में हिजाब पहनने का जिक्र नहीं है। अदनान के मॉडर्न विचारों से लोग बहुत प्रभावित होने लगे और पढ़ी लिखी लड़कियां भी अदनान से जुड़ने लगी। अदनान लड़कियों के लिए मॉडर्न कपड़े बनवाता था, मॉडर्न लड़कियों के साथ धार्मिक उपदेश देता था, टीवी पर इस्लामिक मूल्यों की शिक्षा देता था। अदनान हमेशा मॉडर्न ड्रेस पहनता था। कम कपड़े पहनी हुई लड़कियों के साथ ही इसकी तस्वीरें हैं।
अदनान के पास हजारों करोड़ की संपत्ति का दावा किया गया। अदनान की राजनीति में भी मजबूत पकड़ थी, इसी वजह से अब तक ये बचता आ रहा था, लेकिन अब 8000 साल सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और भगोड़ा है हिंदुस्तान का, उसकी बात करते हैं। फीफा में जहरीले जाकिर को न्योता दिया गया। सोचिए, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा है, आज से शुरुआत हो रही है और ये उसका आप प्रोमो देख रहे हैं। फीफा की शुरुआत में जाकिर नाइक का काम क्या है, यानी फुटबॉल जहां दुनिया के बड़े बड़े देश आ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, उसमें जहरीले जाकिर की एंट्री हो गई। लोग जाकिर का उपदेश सुनेंगे, ये फुटबॉलर अलग अलग देश के जाकिर को सुनेंगे। जो फैन आएंगे फुटबॉल देखने, वो जाकिर का उपदेश सुनेंगे। तो सवाल ये है, कतर में हो रहा है फीफा, ये वही कतर है जो नुपुर शर्मा पर भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा था। अब भारत का भगोड़ा भारत में आतंक की फंडिंग करने वाले को अपने देश में बुलाकर उपदेश दिलवा रहा है। देखिए रिपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा जाकिर नाइक। भारत में बैन है जाकिर नाइक और कतर में हो रहे दुनिया के सबसे बड़े फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेहमान बनकर बुलाया गया है जाकिर। जाकिर नाइक के लिए कतर ने दस्तरख्वान बिछा दिया है। जाकिर नाइक पर दुनिया के कई देशों ने बैन लगा रखा है, फिर भी कतर ने जाकिर को उपदेश देने के लिए बुला लिया। जाकिर अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाएगा। आतंकी फंडिंग से धर्मांतरण तक का दोषी जाकिर का भला फीफा विश्व कप में क्या काम। भारत के भगोड़े को कतर ने बुलाकर भारत को उकसाने का काम किया है। भारत को इस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए और दुनिया को जाकिर के ग्लोबल जिहादी प्लान से सावधान रहना होगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि फीफा शुरू हो चुका है और उसमें जाकिर नाइक का आना सवाल खड़े कर रहा है। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा आयोजन अगर कोई होता है तो वो है फीफा वर्ल्ड कप। ओलंपिक के बाद फुटबॉल विश्व कप में इसमें कुल 32 टीमें शामिल हैं। अब 32 टीमों का जो ये गेम है 29 दिन तक चलेगा, तो जाकिर नाइक 29 दिन तक भाषण देंगे। 12 लाख खेल प्रेमी यहां जमा होंगे सिर्फ मैच देखने के लिए। फीफा विश्व कप के दौरान जहरीला लेक्चर देगा जाकिर। जाकिर नाइक ब्रिटेन, भारत समेत कई देशों में बैन है और ब्रिटेन की टीम भी यहां खेल रही होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश के लोग, उनको उपदेश देगा जाकिर। कतर में इस्लाम का प्रचार करेगा जाकिर और इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा। मलेशिया के रास्ते कतर पहुंचा है जाकिर, अब तक मलेशिया में था। कतर सरकार के खास न्योते पर जाकिर पहुंचा है कतर। सिर्फ 3 मुस्लिम देश फीफा वर्ल्ड कप में हैं। खेल महाकुंभ के दौरान यह मजहबी प्रचार करेगा। सवाल, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत को इस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए कि भारत का भगोड़ा कतर में आखिर क्यों उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। तो सवाल ये उठने लगा है कि आखिर फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक जैसे मजहबी उन्मादी का काम क्या है, जिसे कई देशों ने बैन कर रखा है, जो भारत से भागा भागा फिर रहा है, जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए मलेशिया में शरण ले रखी है। यह सवाल इस संदर्भ में भी लाजमी है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का एक महाकुंभ है, जिसे खेल को दुनिया भर के करोड़ों लोग देखते हैं और खेलते भी हैं। चाहे वो देश फुटबॉल खेलते हो या ना खेलते हो, चाहे उस देश की टीम फीफा वर्ल्ड कप में हो या ना हो, सवाल यह भी है कि कोई भी खेल धर्म या मजहब के दायरे से बाहर होता है, जिसे धर्मनिरपेक्षता का ध्वजवाहक भी कहा जाता है। ऐसे में जब दुनिया भर की फुटबॉल टीमें कतर में वर्ल्ड कप खेलने पहुंची, तो जाकिर नाइक जैसे कट्टर मजहबी भगोड़े उन्मादी से वो खिलाड़ियों को किस बात का ज्ञान दिलवाएंगे, क्या सिखाएंगे जाकिर से, ये सबको हैरान कर रहा। खबर है कि वो इस्लाम का लेक्चर देगा। खुद जाकिर नाइक ने इसकी तस्दीक की है। उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया है जिसमें खुद के कतर पहुंचने और धार्मिक लेक्चर देने का जिक्र किया है। दरअसल जाकिर नाइक एक मजहबी उन्मादी शख्स तो है ही, भगोड़ा भी है, लेकिन कतर भी उससे कम नहीं है। कतर भी एक कट्टर मजहबी उन्मादी देश है और इसके प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा इस तरह के उन्माद को बढ़ावा देने में सबसे आगे।
ये देश धर्म के नाम पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल भी देने से परहेज नहीं करता। आपको याद होगा जो शुरू में मैंने बात की, जब हिंदुस्तान में नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर विवाद हुआ तब सबसे आगे कूदने वाले देशों में कोई था तो वो कतर था। कतर भारत सरकार को समन भेजने वाले देशों में पहले स्थान पर था। तब कतर भारत को उपदेश दे रहा था, भारत के खिलाफ नाराजगी जता रहा था और दोहा में मौजूद भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया था। लेकिन अब क्या हुआ? जाकिर नाइक वही बातें पहले कर चुका है। वो तथाकथित इस्लाम की किताबों के हवाले से दूसरे धर्मों पर हमला करता है, उन्हें नीचा दिखाता है, लोगों को उकसाता है, जिहाद को जस्टिफाई करता है और जिहाद को गलत नहीं बताता है। ओसामा बिन लादेन भी जाकिर नाइक जैसों के लिए हीरो है। एक आतंकी जिसके लिए हीरो हो, ऐसे शख्स को अपने देश में कतर बुलाकर अगर उपदेश दिलवाए तो सवाल यह है कि आखिर कतर भी उस कटघरे में खड़ा है जो गलत को सही कह रहा है। जाकिर नाइक कतर को प्यारा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कतर की मंशा क्या है? दरअसल कतर पाकिस्तान का करीबी मुल्क है और वो भारत को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कतर को पता है कि भारत में जाकिर नाइक मोस्ट वांटेड है, ऐसे में जानबूझकर उसने एक चाल चली है। इससे पहले मकबूल फिदा हुसैन आप जानते होंगे, फिदा हुसैन के मामले में भी उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। कतर ने फिदा हुसैन जैसे विवादित शख्स को भी 2010 में अपने यहां की नागरिकता दी, क्योंकि हुसैन को साल 2006 में उनकी पेंटिंग के चलते भारत छोड़ना पड़ा था, जिसमें हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी क्रिएटिविटी के नाम पर, और देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो केवल भारत को भड़का रहा है या दुनिया को भी बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में दुनिया भर के करीब 3 दर्जन देश खेल रहे हैं, उनमें ज्यादातर गैर इस्लामिक देश हैं। ऐसे में कतर इन देशों के खिलाड़ियों को कट्टर मजहबी ज्ञान दिलाकर क्या संदेश देना चाहता है? आखिर जो भारत का भगोड़ा है जाकिर, उसकी कुंडली में आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसे शख्स को कोई मुल्क कैसे बुला सकता है? भारत में भगोड़ा है और मोस्ट वांटेड भी है। 2017 में भारत ने पासपोर्ट रद्द कर दिया जाकिर नाइक का। जाकिर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। विदेशी फंडिंग का इल्जाम जाकिर पर है। धर्मांतरण और हेट स्पीच का आरोप है। समाज में नफरत फैलाने का इल्जाम है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस जाकिर पर दर्ज है। ईडी एनआईए को जाकिर की तलाश है। भारत की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और खबर है कि चीन में कयामत आने वाली है। सोशल मीडिया पर यह खबर छाई हुई है कि चीन में क्या कयामत आने वाली है। सोशल मीडिया में क्यों चर्चा हो रहा है? देखिए जरा, भेड़ देख रहे हैं आप, ये भेड़ गोल गोल घूम रही है। ये जो भेड़ गोल गोल घूम रही है, चीन की तस्वीर है। कहा जा रहा है इन भेड़ों का गोल गोल घूमना, इसका मतलब है कि चीन में कयामत आने वाली है। क्या इससे कोई ताल्लुक है? आपको बताता हूं, यह भी बताऊंगा इसके संकेत क्या हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है वो आपको बताने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर चल रहा है इस वक्त कि आखिर ये देखिए जरा, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। चीन की भेड़ों की दुनिया में चर्चा हो रही है इस वक्त। एक फार्म हाउस में ये जो भेड़ है ये चक्कर लगा रही हैं और भेड़ें पिछले 12 दिनों से गोल चक्कर घूम रही हैं। साथ ही साथ चक्कर लगाने के दौरान कोई भी भेड़ रुक नहीं रही है। भेड़ों का फार्म हाउस चीन के मंगोलिया इलाके में है और भेड़ों के चक्कर लगाने का वीडियो वायरल है। फार्म हाउस की मालकिन का यह बयान आया है। पहले कुछ भेड़ों का व्यवहार बदल गया है, फिर धीरे धीरे पूरा झुंड चक्कर लगाने लगा। लेकिन सच बात मैं आपको बताऊं, ये भेड़ें चक्कर इसलिए लगा रही हैं, ये तो एक कहावत, एक बात कही जा रही सोशल मीडिया पर कयामत आने वाली। दरअसल डॉक्टर ये कहते हैं कि इनके दिमाग में सूजन है, इस दिमागी बीमारी की वजह से ये चक्कर लगा रही हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, क्यों एक बीमार आदमी पर इतने आरोप लगा रहे हैं? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं बीमार हैं, नर्व्स में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, क्यों भाई ऐसा? हमें किसी भी बीमार व्यक्ति के साथ, सत्येंद्र जैन जी नहीं, कोई भी अगर शारीरिक रूप से किसी तरह